गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? आप कैसे हैं? ठीक, क्या नाम है आपका? और आप? निशा। आप सिस्टर्स हैं? गुड, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून संगीता। ऑनलाइन में भी सभी को गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो बताइए आज का टॉपिक क्या है? भू राजस्व नीतियाँ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो टॉपिक है आज का हमारा, उस टॉपिक का रिलेवेंस हम समझेंगे। उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ना है ये समझना ज़रूरी है। यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये ज़रूरी है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की संभावना हर साल बनी रहती है। ठीक है, और ना सिर्फ यूपीएससी वालों के लिए बल्कि अदर एग्जामिनेशन वालों के लिए भी ये टॉपिक उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए, लिखो भू राजस्व नीतियाँ। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, कुछ नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये जो टॉपिक है इसका मतलब समझते हैं। ठीक, टॉपिक में क्या लिखा है? भू राजस्व। पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है? भू राजस्व। ठीक है, और आगे नीतियां। तो नीतियां मतलब, ठीक है वेरी गुड, नीतियां मतलब पॉलिसी, वेरी गुड अच्छा, जब भी कोई भी शासन हो, किसी भी समय का हो, किसी के द्वारा भी किया जा रहा हो, तो उनकी जो नीतियां होती हैं, जो भी पॉलिसीज वो बनाते हैं, उन पॉलिसीज को पढ़ के, उनको समझ के आप समझ सकते हो कि उस शासन का स्वरूप कैसा है। समझ में आई? मतलब जो नीतियां हैं, उन नीतियों को अगर ध्यान से समझ लिया जाए तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि पूरी की पूरी जो शासन व्यवस्था है ना, वो कैसी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर आपको ये भी नहीं पता हो कि लोकतंत्र है, राजतंत्र है, कैसा तंत्र है, वो सब अलग बात है, लेकिन एक बार अगर नीति समझ में आ गई तो पूरे शासन का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। और अगर लैंड रेवेन्यू सिस्टम अगर आपको आज समझ में आ गया आज की क्लास से, तो ये समझ लीजिए आपके यूपीएससी मेंस के लिए आपकी इतनी जो स्ट्रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी कि इससे रिलेटेड डायरेक्ट जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आप करोगे करोगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत सारे आप कर सकते हो। ठीक है, और जैसे जैसे इसको समझते जाएंगे मैं बताऊंगी कि इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो नीतियां, ठीक है, किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड है? राजस्व। और राजस्व किसके ऊपर आरोपित, किसके ऊपर लगाया हुआ है? भू, मतलब भूमि। किस पर लगाया हुआ है? भूमि पर। ठीक है, तो भू राजस्व मतलब ये एक ऐसी कर प्रणाली है, एक ऐसी कर व्यवस्था जो भूमि पर या भूमि से जो भी उत्पादन हो रहा है, जो उपज है, उस पर लगाया जा रहा है। भूमि पर और भूमि की उपज पर लगाया जाने वाला कर। ठीक है, भू राजस्व। उसी तरीके से लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू किसके ऊपर? लैंड पर, भूमि पर लगाए। ठीक है, अब देखो इसका मतलब तो आप समझ गए, भू राजस्व नीतियां। अब सोचने वाली बात यह है कि जब भी आपसे कहा जाता है भू राजस्व नीति, भू राजस्व नीति, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के माइंड में एक ही टाइम पीरियड याद आता है, वो आता है ब्रिटिश वाला, कि ब्रिटिश ने भू राजस्व नीतियां लगाई, बहुत ही शोषणकारी एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी, किसानों का बहुत शोषण किया। तो ये दो चार बातें ऐसी है जो सबको पता है। ठीक है, लेकिन क्या ये भू राजस्व नीतियां पहली बार सिर्फ ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाई गई थी? क्या इसका कोई इतिहास नहीं रहा?
पहले भी लगाई गई थी। तो अगर हम भू राजस्व नीति के इतिहास की बात करें, ठीक है, तो इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है। और ये समझ लीजिए कि भारत में, ठीक है, जब जनपद वाला जब सिस्टम था, जनपद, जनपद से फिर बने महाजनपद, महाजनपद से राज्य, और राज्य से फिर साम्राज्य। तो ये समझ लीजिए जन और पद, मतलब कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो राजनीतिक व्यवस्था थी भारत में, वो जब से उसका उदय हुआ था, जब से शुरुआत हुई थी, तब से ही ये जितनी भी जनता उसके अधीन आ रही है, किसी भी क्षेत्र के अधीन जितनी भी जनता आ रही है, उसके ऊपर लागू किया गया, ये एक लागू की गई एक व्यवस्था थी, ताकि उस क्षेत्र का जो भी विकास करना हो, जो भी डेवलपमेंट हो, उसके लिए एक आय, एक इनकम जनरेट हो सके। तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। हाँ, इसको सही तरीके से कब लागू किया गया, तो भारत में जब पहला या प्राचीनतम जब साम्राज्य भारत में बना, कौन सा? मौर्य साम्राज्य, भारत का प्राचीनतम साम्राज्य, जब उसकी स्थापना हुई, तो पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया गया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुनियोजित प्रशासनिक ढांचा बना था। कब? मौर्य साम्राज्य के समय पर। और उसी समय में कर वसूलने के लिए भी, राजस्व के लिए भी एक सही प्रशासन, राजस्व प्रशासन अलग से कहा जाता है, उसे वित्तीय प्रशासन कहा जाता है, पूरा प्रशासनिक ढांचा बनाया गया, ठीक है। तो प्राचीन काल से ही राजस्व वसूला गया है। और राजस्व किससे वसूला जाता है? जो उत्पादन करेगा उसकी आय का एक हिस्सा शासन को जाता था, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। ये हो गया शासन, और यहां पे हो गई जनता। अब इन दोनों का ना बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, जनता का और शासन। ये शासन क्या करता है? ये शासन अपनी पूरी जनता को सुरक्षा प्रदान करता है। किससे सुरक्षा? आंतरिक, आपस में जनता आपस में ना लड़े, इसके लिए सुरक्षा, और कोई बाहरी आक्रमण इसके ऊपर ना हो जाए, इसकी सुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा, ये जो शासन है, ये ऐसी नीतियों का निर्माण करते हैं, वो नीतियां जो इस जनता के जो भी आय के साधन हैं उनमें सहयोग करें, उनको सुविधाएं दें। समझ में आ रहा है? जैसे अभी के समय पर अगर हम कहें कि आय के स्रोत क्या है, तो कृषि लगा लो, उत्पादन का काम लगा लो, मैन्युफैक्चरिंग, है ना, व्यापार लगा लो। तो इसी तरीके से शुरुआत से ही जब भी हम आय के साधन जब देखते हैं, तो उनको दो मतलब श्रेणियों में विभाजित करते हैं, एक कृषि और दूसरा व्यापार। और जब कृषि और व्यापार, ये दो स्रोत, हमने ये दो श्रेणियां बना दी, तो शासन के भी आय के साधन कितने हो गए? राजस्व हुआ, और राजस्व कहां से आया? इन्हीं दोनों क्षेत्रों से। तो शासन हमेशा ऐसी नीतियां बनाता रहा है जो यहाँ पर रहने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने में, आय में बढ़ोतरी करने में सहायक हो। अब इसके बदले में ये जनता क्या करती है? ये जनता क्या करती है? जितनी इसकी आय हुई, उस आय का कुछ प्रतिशत वो अनिवार्य रूप से किसको देते हैं? अपने शासन को। और ये उतना ही जरूरी है, राजस्व देना उतना ही जरूरी है। अगर ये राजस्व नहीं देंगे तो ये इनको सुरक्षा का उत्तरदायित्व फिर इनके ऊपर है ही, सुविधाएं देने का उत्तरदायित्व है ही नहीं, ठीक है। तो शुरुआत से ही ये जो कर व्यवस्था है भारत में, शुरुआत से चल रही है। ये समझ लीजिए, जब जनपद हुआ करते थे, ठीक है, जब कबीलाई जब समाज हुआ करता था, है ना, जब कबीलाई समाज होता था, तो वहां पे भी कबीले के मुखिया, जो कि पूरे कबीले को सुरक्षा दिया करते थे, तो कबीले के लोग क्या करते थे? वो समय समय पर अपनी तरफ से भेंट उपहार अपने मुखिया को दिया करते थे। और जब वो जनपद हो गया, वो एक राजनीतिक व्यवस्था में एक इकाई के रूप में बंध गया, तो क्या कह दिया कि अब तक तो आप भेंट स्वरूप जब आपकी इच्छा होती है तब आप देते हो,
जितनी इच्छा होती है उतना हिस्सा आप दे देते हो। अब इसको अनिवार्य बना, तो पहले वो जो टैक्स दिया जाता, जो कर दिया जाता, उसे क्या, जो भेंट उपहार के रूप में जाता था उसे बलि कहा जाता था, और जब वो अनिवार्य कर दिया तो वो क्या हो गया, भाग। भाग का मतलब क्या, अ पार्ट ऑफ इनकम, इनकम का, आय का एक हिस्सा, एक भाग आपको देना ही है, वो अनिवार्य बना दिया। ठीक है, तो शासन और जनता के बीच का ये संबंध, दोनों के लिए ये जरूरी है कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। क्लियर है। अब प्राचीन काल से हमने देख लिया कि क्या राजस्व व्यवस्था थी। अब यही प्राचीन काल के बाद मध्यकाल का दौर आया। ठीक है, तो जैसे जैसे राज्य साम्राज्य बदलते रहे वैसे वैसे सबकी राजस्व की नीतियों में भी परिवर्तन आते गए। ठीक है, अब मुगल काल की हम बात करते हैं। मुगल काल में अकबर के समय में राजस्व नीति को लेके और थोड़ा ध्यान दिया गया, और ज्यादा इसे ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि देखो, मुगल के समय में क्या था, लगभग अखिल भारतीय जो क्षेत्र है वो लगभग, मैं कह रही हूँ, वो मुगलों के अधीन आ गया था, और शासन की जितनी भी आय होती है वो कहाँ से आएगी, उसका एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है, राजस्व से आता है। उन्होंने कहा कि काम करो, राजस्व वृद्धि करनी हो तो कैसे की जाए बताइए। जब जब शासन को ज्यादा राजस्व की जरूरत पड़ती है तो राजस्व वृद्धि कैसे हो सकती है, या तो वो अपना क्षेत्र बढ़ा ले, जिसके ऊपर शासन है वो क्षेत्र बढ़ा ले, या फिर जितना क्षेत्र है उसमें उत्पादन में वृद्धि करा दे। समझ रहे हो, या फिर जनता के पास, तीसरा ऑप्शन बताओ क्या हो सकता है। मान लीजिए एक हमने कहा कि क्षेत्र में वृद्धि हो जाए, तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। दूसरा हमने कहा कि सुविधाएं इस तरीके की दे दी जाएं, कृषि से संबंधित, व्यापार से संबंधित, जैसे कृषि से संबंधित क्या हो गई सुविधा, सिंचाई के प्रबंध करा दिए, अच्छे बीज, अच्छे उपकरण दे दिए, अच्छे टूल्स दे दिए। व्यापार में क्या सुविधाएं दे दी, सुरक्षा दे दी, सड़कों का निर्माण करा दिया, ज्यादा दूरी अगर ज्यादा है तो बीच में सराय वगैरह बना दी, विश्राम स्थल बना दिए, तो व्यापारियों की सुरक्षा हो गई। तो उससे क्या होगा, जितनी सुरक्षा होगी, जितनी सुविधा होगी, उत्पादन उतना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, शासन वृद्धि कर रहा है, मतलब जो भी शासन है, जो भी राज्य है, उसके पास राजस्व में वृद्धि हो गई। अब ये अलग बात है, ये अलग बात है। थर्ड पॉइंट कौन सा हो सकता है, उत्पादन उतना ही, बताइए फिर भी उसके बाद, वेरी गुड, कि उत्पादन भले ही उतना हो, लेकिन उसने क्या किया, जो उत्पादन करने वाले हैं ना, उनके पास बिल्कुल कम छोड़ दिया और बाकी सारा खुद राजस्व के रूप में वसूल लिया। ठीक है, मतलब दर में वृद्धि कर दी। अब आप मुझे ये बताइए, इनमें से, यहां पे लिख देते हैं सुविधाओं में वृद्धि, ठीक है, इनमें से जनता के लिए अच्छी स्थिति कौन सी है, इन तीनों में से जो जनता के लिए अच्छी हो, ये पॉइंट जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें राज्य की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, उसका उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और जनता को भी फायदा होगा। अच्छा, और इन तीनों में से जनता के लिए नुकसान वाली चीज कौन सी, कौन सी? अच्छा, अब आप बताइए, अगर एक शासन ऐसा है, एक राज्य ऐसा है जो अपने क्षेत्र में विस्तार किए जा रहा है और इसलिए उसका शासन कैसा होता जा रहा है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता जा रहा है, तो वहां हम क्या कहेंगे कि राज्य क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है, साम्राज्य बन रहा है, यही कहेंगे। अगर ये दूसरी वाली स्थिति है कि राज्य या शासन अपनी जनता को सुविधाएं इतनी दे रहा है कि उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है, समृद्धि होती जा रही है, तो आप उस शासन के बारे में क्या कहोगे, शासन व्यवस्था कैसी है, शासन व्यवस्था कैसी है, अच्छी है ना। और अगर ऐसी हो शासन व्यवस्था तो क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे कि जो शासन है वो कैसा है, शोषणकारी, एक्सप्लॉयटेटिव। यहाँ पे शासन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ अपनी वित्तीय जो स्थिति उसको मजबूत करना है, उत्पादन करने वाले चाहे कितनी भी गिरी स्थिति में पहुंच जाएं।
उससे उनको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो भारत में प्राचीन समय से ही जब आप मौर्य साम्राज्य की बात करते हो तो वहां पर शासन की वित्तीय स्थिति मजबूत कैसे हुई? क्षेत्र में वृद्धि, वहीं से शुरुआत हो गई थी। तो जब भी शासन को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करनी होती थी वो ये तरीका अपनाते थे और ये तरीका अपनाते थे। अब इसमें प्राचीन काल भी आ गया, इसमें मध्यकाल भी आ गया, और फिर मध्यकाल के बाद जब अगला चरण आया, जब कौन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में प्रवेश किया। पहले तो व्यापारिक कंपनी थी और फिर उस व्यापारिक कंपनी को धीरे धीरे भारत में राजस्व वसूलने के अधिकार मिलने लगे। और जब उनको राजस्व वसूली के अधिकार मिलने लगे तो उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? ये जो एनालिसिस है ना, ये आपका यूपीएससी में काम आए। आप मुझे ये बताइए, अगर कोई शासन व्यवस्था इस नीति को अपनाती है बिना ये परवाह किए कि जिनके ऊपर ये नीति लागू की गई है उनका रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, इसका मतलब वो शासन क्या, मतलब क्या कहोगे आप? मैं कोई शब्द उसके लिए ना बोलूं, आप बताइए क्या कहेंगे उस शासन के बारे में। आप ऑनलाइन वाले भी अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, मतलब उस शासन को इस बात की तो परवाह है नहीं कि जनता आपको पसंद करती है या नहीं है, मतलब उसके पास पूरी प्रिपरेशन है, पूरी योजना तैयार है उसकी कि अगर जनता कभी नाराजगी भी जाहिर करेगी तो उसको सप्रेस कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब ये सिर्फ और सिर्फ अपने हित पूरे करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, जहां जनता का ख्याल ही नहीं रखा जाता। अगर ये राजतंत्र भी होता तो राजतंत्र भी क्या सोचता है? राजतंत्र भी जनता का हित सोचता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक लोकतांत्रिक देश से आई थी और उनका जो रवैया इतना कठोर, इसका मतलब क्या? ये नीति कौन अपना सकता है? अगर राजतंत्र हुआ तो तानाशाह अपना सकता है, और अगर एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आकर राजस्व वसूल कर रही है तो ऐसी व्यवस्था तानाशाही के अलावा और कहां हो सकती है? ये सिर्फ उपनिवेशिक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इनके लिए एक बार क्लैप कीजिए। मैं यही आंसर सुनना चाह रही थी, उपनिवेश सुनना चाह रही थी। तो ये व्यवस्था कहां हो सकती है? ये उपनिवेशों पर लागू की जा सकती है, जहां उपनिवेशों की जनता का ख्याल ही नहीं रखा जाता कि आप पक्ष में हो, पक्ष में नहीं हो, विरोध करो, जो मर्जी करो, अगर विरोध करोगे तो उसका दमन कर दिया जाएगा। इसका मतलब ब्रिटिश शासन कैसा था? उपनिवेश बना रहे थे वो भारत को, इसलिए उन्होंने ऐसी राजस्व नीतियां भारत में अपनाई। समझ में आया? यहां तक क्लियर हुआ कि क्या एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा कि क्या जरूरी होता है राजस्व। तो राजस्व शासन चलाने के लिए जरूरी होता है, लेकिन अगर शासन को यह अधिकार है कि वो राजस्व वसूले तो उसके कुछ उत्तरदायित्व भी बनते हैं। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अधिकारों का उपयोग किया, उन्होंने जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। तो आज हम जो भू राजस्व नीतियां पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ भू राजस्व नीति इसीलिए पढ़ा, सिर्फ इतना लिखा है। अब जब हम स्लाइड चेंज करेंगे तो वहां पर लिखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व नीति। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, या ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है,
तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो भू राजस्व नीतियां अपनाई गई, तो हम उन भू राजस्व नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और है, वो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, जैसे हम ब्रिटिश शासन के दौरान भू राजस्व नीति पढ़ रहे हैं, तो पहले ये पता चले कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं डे 1 से आपको एक बात बोल रही हूं कि ये बात मत भूलिएगा कि ये कैसी कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप से भारत व्यापार करने के लिए आई थी, और एक व्यापारिक कंपनी का जो उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग इसका ऑब्जेक्टिव। और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कब होता है, जब लागत कम से कम, खर्चा कम से कम, ठीक है, और प्रॉफिट और मुनाफा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फिर से बोल रही हूं, लागत कम से कम, खर्चा कम से कम, जिम्मेदारियां कम से कम, अधिकार ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, व्यापार कर रही थी, व्यापार से खूब प्रॉफिट कमाया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, भारत में, भारत के जो शासक वर्ग था उनसे संधियां करके, समझौता करके, बातचीत करके अधिकार ज्यादा से ज्यादा लेने शुरू कर दिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जब हमने कहा कि बर्दवान, चटगांव, इनकी यहाँ पर भू राजस्व वसूलने का उनको अधिकार मिला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और सबसे बड़ा परिवर्तन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति में आया बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, बक्सर का जो युद्ध हुआ, कब हुआ था, 1764। और इस युद्ध में हमने देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल बादशाह की सेना, तीनों की सम्मिलित सेना को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद एक संधि हुई जिसे हम क्या कहते हैं, इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ध्यान से सुनना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल क्षेत्र के दीवानी राइट्स मिल गए, दीवानी अधिकार। इस संधि के बाद कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स, दीवानी अधिकार का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार। सभी लोग ध्यान देना, अभी ये आज वाला लेक्चर आपने समझ लिया तो समझ जाना, पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपके कंट्रोल में, बना लोगे आप आंसर, समझ जाओगे मतलब पूरा अच्छे से। राजस्व वसूलने का अधिकार मिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, आपने कई दफा सुना होगा कि जैसे ही जब बक्सर का युद्ध, जैसे प्लासी का युद्ध जीता तो राजनीतिक सत्ता की नींव रखी गई, और बक्सर के युद्ध ने राजनीतिक शक्ति को स्थापित कर दिया। और उसके बाद से भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। आप एक बात बताइए, ऐसा क्या परिवर्तन था, वो क्या परिवर्तन था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना मजबूत बना दिया कि धीरे धीरे उन्होंने भारत के पूरे क्षेत्र को राजनीतिक रूप से अपने अधीन कर लिया। इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? वेरी गुड। ज्यादातर राजस्व कौन से क्षेत्र से आता था? बंगाल वाले क्षेत्र से। और अभी हमने क्या लिखा कि उसी क्षेत्र पर दीवानी राइट्स किसको मिल गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने के अधिकार। अब सुनो एक चीज ध्यान से, राजस्व वसूलेंगे किससे? जनता से राजस्व वसूलेंगे। तो ये अधिकार किसके ऊपर लागू हो गया? उनका जनता के ऊपर लागू हो गया।
चाहे वो छोटा एक क्षेत्र ही क्यों ना हो। समझना इस बात को, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या कोई भी व्यापारिक कंपनी व्यापार में मुनाफा कमाने के लिए सस्ता सामान खरीदे, महंगा बेचे, ठीक है, अपने टोल बचाए, समझ रहे हो, किसी भी तरीके से अपने टैक्सेस बचाए, शुल्क कितने भी अपनी रियायतें ले ले, मुक्त व्यापार हो गया था ना, वो सब अलग बात है। लेकिन अगर उसे ये अधिकार मिल जाए कि भारत की जनता जो उत्पादन कर रही है उस जनता के उत्पादन में से एक हिस्सा वसूलने का अधिकार आपको मिल गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जनता के ऊपर उनको अधिकार मिल गया। और जब उन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र से जब उन्होंने अपने इस अधिकार का उपयोग किया, ज्यादा रेवेन्यू का, इन्होंने जब रेवेन्यू कलेक्ट किया इन्होंने, तब इनको रियलाइज हुआ कि अकेले इस क्षेत्र से, ध्यान से सुनना, जितना राजस्व वसूला इन्होंने, तो इनका जो राजस्व था उस राजस्व से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में व्यापार में जितना भी खर्चा हो रहा था वो सारे खर्चे की पूर्ति होगी और बच भी गया। पूरे भारत में व्यापार करने में, प्रशासन संभालने में जितना खर्चा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो रहा था, इन्होंने बंगाल वाले क्षेत्र से इतना राजस्व वसूला। तो जो राजस्व वसूली में जो आय, जो इनकम हुई, इनकी जो आय हुई, उस आय से इनके सारे खर्चे निकल गए। तब उन्होंने कहा ये तो खजाना मिल गया। और जब खजाना मिल गया तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारे पास ये अधिकार है, अब तो हम जनता से जितना चाहें उतना वसूल सकते हैं। तो एक तो वो वाली बात कि खजाना मिल गया और खजाने से जितना आपकी कैपेसिटी है, जितनी क्षमता है, उस क्षमता से आप उतना राजस्व वसूल कर लो। और दूसरा, जिनसे आप वसूल कर रहे हो वही वो जनता है जो आपको उपनिवेश बनाने में मदद करेगी। जब वो जनता ही कमजोर हो जाएगी तो आपके विरुद्ध लड़ेगा कौन, बताइए। अगर जनता के ऊपर ही नियंत्रण हो गया, सोचिए, यहाँ पे मान लीजिए ये क्षेत्र है, ये यहाँ की जनता है, यहां से जो भी इनकम हुई, जो भी उत्पादन हुआ, ठीक है, उस उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल लिया, राजस्व के रूप में ले लिया। और जब ज्यादा से ज्यादा राजस्व गया तो यहां इनके पास क्या बचा, बहुत कम, सिर्फ इतना कि बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे, इतना तो बचे कि जीवन यापन अच्छे से कर ले। लेकिन कहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब राजस्व के अधिकार मिले, जब अभी पॉलिसीज पढ़ाऊंगी और जब उनकी एक्चुअल कंडीशन बताऊंगी तो आप सोचोगे कि भारत के किसान इतने गरीब क्यों हैं, क्योंकि उस समय जो दरिद्रता और जो गरीबी उनको मिली उसका असर आज तक है उन पर। आपने शायद भू राजस्व नीतियों को सिर्फ इस तरीके से पढ़ा होगा। मैं जानती हूँ 90% क्राउड, 90% एस्पिरेंट्स भू राजस्व नीतियों के 3 नाम जानते हैं, उनकी दरें जानते होंगे, ये जानते होंगे कि हाँ क्या फीचर था, 1-2 मुख्य विशेषता पता चल गई। सिर्फ राजस्व नीतियों तक सीमित रखी होगी अपनी पढ़ाई करने के तरीके को। यूपीएससी क्या कहती है, उसको राजस्व नीति तक मत रखो, उसको राजनीति से जोड़िए। और ये जोड़िए कि जब ये राजस्व नीति लागू की गई तब उस समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि जिनसे राजस्व वसूला गया वो उसी समाज के हिस्से थे। तो जो कम आय उनके पास बची, जिसमें जीवन यापन भी मुश्किल था, तब क्या असर पड़ा उनके ऊपर इन नीतियों का, उनके स्तर में कितनी गिरावट आई। हम ये नहीं कह रहे उनके स्तर के क्या था उनका स्तर, ना ना ना, उनके स्तर में कितनी गिरावट आई। तो इसको आपको समाज से भी जोड़ना है, इसको राजनीति से भी जोड़ना है, इसको वित्त से भी जोड़ना है, तभी आपका आंसर भी, आपकी तैयारी भी तभी पूरी होगी। तो जब यहां कम से कम बचेगा तो ज्यादा से ज्यादा जो रेवेन्यू जिसके पास होगा, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग हो जाएगी, वो वैसे ही पावरफुल हो जाएगा। एक तो इकोनॉमिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पावरफुल हो रही थी, दूसरी साइड, ऑन दी अदर साइड, ये जो लोग थे जिनके ऊपर वो शासन कर रहे थे, उनकी जब
डेली बेसिस पे, या उन ये कहें कि उनके जब बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जीवन यापन ही इतना मुश्किल हो गया, भारत में लोग भुखमरी से मरने लगे। तो ऐसी जनता विरोध के लिए कितनी तैयार होती, कितनी क्षमता होती उनके अंदर विरोध करने की, बताइए। शारीरिक रूप से भी कमजोर, मानसिक रूप से भी कमजोर, भावनात्मक रूप से भी कमजोर। और राजनीतिक समझ तो तब आएगी जब शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो जिस देश की जनता के ऊपर राजस्व वसूलने का अधिकार मिल जाए, तो अब समझिए आपकी शासन करना उनके लिए आसान था कि मुश्किल था? आसान था। इसीलिए जब उनको दिखाई दिया कि भू राजस्व की नीति ने तो वो वाला काम कर दिया, कहते एक पंथ दो काज, कहते हैं ना, कि एक तो इकोनॉमिकली हमें पावरफुल बना दिया, पूरे इंडिया में जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो सारे इससे निकल गए, सारे खर्चों की पूर्ति हो गई, फिर भी बचत हो गई। और दूसरा, ये लोग, इन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। अब इनकी कंडीशन ऐसी है नहीं कि कभी ये लोग विरोध में उठेंगे कभी हमारे खिलाफ, तो इनको उपनिवेश बनाए रखना, इनको अपने हिसाब से काम कराना इनसे बिल्कुल आसान हो गया। यही वो रीजन है कि जब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में राजस्व वसूलने का अधिकार गया, तब से भारत के, ध्यान से सुनना, जो शब्द बोलूंगे उसको बहुत ध्यान से, तब से भारत के आर्थिक संसाधन उनके नियंत्रण में चले गए और भारत की जनता उनके नियंत्रण में चली गई। और यूपीएससी बिल्कुल ऐसा सवाल पूछ सकता है जो मैं अभी पूछूंगी, आप बताइए, क्या ये समझा जाए कि भारत में भू राजस्व नीतियां जो ब्रिटिश ने लागू की थी, इन भू राजस्व नीतियों ने ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना ताकतवर बनाया कि वो पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले ले, पूरे भारत पर राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ले, पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित कर दे। बताइए, ये सुनो, क्या भू राजस्व नीतियों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना रूल एस्टैब्लिश करने में मदद की, अपना शासन स्थापित करने में मदद की? बिल्कुल की। साफ है ये, एकदम क्लियरली यस। यही वो पॉलिसीज थी जिन्होंने भारत की जनता को उनके नियंत्रण में ला दिया और भारत की जनता की वो स्थिति कर दी थी कि इतने सालों प्रयास करते रहे, स्वतंत्रता भी बड़ी मुश्किल से मिली, बहुत लंबे प्रयास के बाद स्वतंत्रता मिली। जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रही थी ऑप्शनल में, तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम, जब अमेरिका के लोगों ने ये कह दिया कि हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, तो भारत के लोगों ने क्यों नहीं कहा? शायद आपने भी एक बार पूछा था, आपकी क्लास में किसी ने पूछा था, ऑप्शनल में शायद एक बच्चे ने पूछा। तो मैंने उनसे कहा, बेटा, जनता जनता का थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क है। भारत की जनता को उन्होंने हर तरीके से इतना कमजोर कर रखा था, ठीक है, राजनीतिक समझ, राजनीतिक अधिकार, एक नागरिक के पास क्या अधिकार हैं, मानवीय अधिकारों की समझ तक बहुत कम थी उनके अंदर। वो विश्वास बहुत कम था कि हमें एक मानव होने के नाते हमारे क्या अधिकार हैं और शासन से वो अधिकार हम कैसे लें। वहीं अमेरिका में जो लोग थे वो खुद यूरोपियंस थे, खुद ब्रिटिशर्स थे, एक लोकतांत्रिक देश से निकले हुए लोग थे जिनको पता था कि चुनी हुई सरकार नियम बनाती है। खुद वो राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा जागरूक थे और तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने स्वीकार किए इन विचारों को। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता कोई गिफ्ट में देने वाली चीज है ही नहीं, ये क्या हमें स्वतंत्रता देंगे, स्वतंत्रता तो स्वीकार करने वाला भाव है, विचार है, ये हमने स्वीकार कर लिया, हम स्वतंत्र हैं तो हैं। तो फर्क था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस क्षेत्र को जीतना हो, जिस पर शासन करना हो, उसकी जनता को विचारों से अपने पक्ष में कर लो और उनकी स्थिति को इतना कमजोर कर दो कि वो चाहकर भी आपका विरोध ना कर पाए, तो आपका शासन लागू रहेगा। वो हालत उन्होंने भारत की कर दी थी एक उपनिवेश के तौर पर। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद की संधि से जब भारत में पहले, जब ये कहें कि सही तरीके से इतने फिर भी काफी बड़ा ही था,
बंगाल का क्षेत्र, वहां पर जब उन्हें राजस्व वसूलने का अधिकार मिला, ठीक है, तो राजस्व वसूलने से उनको क्या क्या मिला, एक तो आर्थिक समृद्धि मिली और दूसरा आर्थिक समृद्धि के साथ भारत की जनता पर उनका नियंत्रण भी स्थापित हो गया। ठीक है, और अब यहां से कॉन्फिडेंस आने लगा कि अब हमें क्या करना। अब देखो, मैंने पहले कहा था, पहली दूसरी क्लास में आपसे कहा था कि जब ये कंपनी भारत में आई तब इन्होंने भी नहीं सोचा था कि हमें एक दिन यहाँ पर शासन करना है। वो जैसे जैसे समय आता चला गया वैसे वैसे इनके उद्देश्य बनते चले गए। और जब एक बात सोचिए, ऐसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो इतना मुनाफा कमाने वाली हो, जब बंगाल जैसे क्षेत्र का राजस्व अधिकार मिल जाए तब वो क्या सोचेगी, पूरे भारत का राजस्व अधिकार मिल जाए तो कितनी आय हो, तब कितनी इनकम हो। ये वो पॉलिसीज थी, ये वो अधिकार था जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति मजबूत हुई। और अब 1765 से लेकर फ्रॉम 1765 टू 1793 जैसे जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पोजीशन, जैसे जैसे उनका नियंत्रण भारत में मजबूत होता चला गया 1793 तक, ठीक है, वैसे वैसे उन्होंने राजस्व के लिए कई नीतियां अपनाई, कई तरीके अपनाए। ठीक है, 1793 में आकर इन्होंने एक बड़े स्तर पर एक नीति लागू की, उसका नाम था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, चलो, तो मैं आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्य 3 नीतियां हैं वहां से आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो ये जो आपने यहाँ पर हेडिंग बनाई थी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो अब आपने क्या करना है, इसी के नीचे 3 कैटेगरीज बनाओगे। ठीक है, वो हेडिंग आपने लिख रखी है, अब आप 3 कैटेगरीज बनाओ, ऐसे बनाओ और लिखो, पहले में लिखो स्थायी बंदोबस्त, इसे परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। दूसरा रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा महालवाड़ी महालवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान ये 3 मुख्य भू राजस्व नीतियां लागू की गई। अब थोड़ा लिखो, नोट्स लिखो। ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में मुख्य रूप से 3 भू राजस्व नीतियां लागू की गई। ब्रिटिश कंपनी ने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भू राजस्व नीति लागू की। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन भू राजस्व नीतियों को लागू करने के पीछे, इन भू राजस्व नीतियों को लागू करने के पीछे
मुख्य उद्देश्य उद्देश्य ऐसे बना दीजिए और फिर आगे लिखिए। मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश कंपनी के सभी व्यापारिक खर्चों की आपूर्ति करना, कॉमा, भारत में प्रशासनिक खर्च, भारत में जो प्रशासनिक ढांचा उन्होंने बनाया था तो उसपे भी उनका खर्चा लग रहा था। ठीक है, तो एक तो ब्रिटिश कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी तो अपने व्यापारिक खर्चों की पूर्ति करना चाहती थी। ठीक है, व्यापार का खर्चा। दूसरा, भारत में जो उन्होंने प्रशासन शुरू किया, ठीक है, तो इस प्रशासन का खर्च। और तीसरा सुनिए, भारत में जो भी सैन्य कार्रवाइयां हो रही थी, कहीं कहीं विद्रोह हो रहे थे, उनका दमन भी करना होता था, तो भारत के अंदर और भारत के बाहर जितने भी युद्ध हो रहे थे उन युद्धों का खर्चा भी तो निकालना था। भारत में भी युद्ध हुए थे कि नहीं? फ्रेंच के साथ हुए थे, मैसूर के साथ, मराठा के साथ, बंगाल के साथ भी हुआ था, उसका तो भरपाई कर ली थी इलाहाबाद की संधि में। तो इसी तरह अब क्या करना था, इनके जितने भी बड़े बड़े खर्चे थे, इन्होंने कहा इतने खर्चा है हमारे ऊपर, इसकी आपूर्ति कहां से करेंगे? ठीक है, तो आपने लिखा प्रशासनिक खर्चों की आपूर्ति करना। और तीसरा, भारत के अंदर और भारत के बाहर युद्ध के खर्चों की आपूर्ति करना, युद्ध के खर्चों की आपूर्ति करना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। कि अब क्या किया जाए, अब देखो खर्चे तो हमारे हैं, ठीक है, अब क्या किया जाए, अब कोई ऐसा इनकम सोर्स बनाया जाए, योजना बनाई जाए कि इतनी आय तो हमारी निश्चित हो ही गई, तो हमारे ये खर्चे इसमें से निकल जाएंगे। ब्रिटिशर्स हमेशा ये चाहते थे कि एक फिक्स्ड इनकम सोर्स इनका हो जाए ताकि वो अपने सारे खर्चों को मैनेज कर सके, व्यापार का खर्चा भी निकल जाए, प्रशासन का भी निकल जाए, भारत के अंदर और भारत के बाहर जो युद्ध, बाहर वाले युद्ध कौन से? भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, जहां जहां कंपनी, और कंपनी के शासन के बाद आप समझ लीजिए जब ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ भारत में 1858 से, ठीक है, तो भारत के बाहर भी युद्ध होने लगे उपनिवेशों को बचाने के लिए। जब आप प्रथम विश्व युद्ध वाला टाइम 1914 के आसपास वाला टाइम पढ़ोगे, वहां पे भू राजस्व नीतियों का हाल पढ़ोगे, किसानों की दशा पढ़ोगे, देखोगे कि किस तरीके से भारत में जो उत्पादन हुआ, राजस्व तो वसूला ही वसूला, जो अनाज जो हुआ भारत का उसको भी ले जाके वहां ब्रिटेन में स्टॉक कर दिया कि युद्ध में जरूरत पड़ेगी। और भारत की जनता भूख से मर गई, लाखों लोग भूख से मर गए, ये दशा थी। ठीक है, तो सारे खर्चों की आपूर्ति करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो तो करना ही करना पड़ेगा। तो ये क्या चाह रहे थे कि एक निश्चित आय हो जाए। ठीक है, तो लिखो अपनी आय को सुरक्षित और निश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा भू राजस्व की नीतियां बनाई गई। अब हम एक एक करके इन पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिए स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, हेडिंग बनाएंगे। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त।
तो स्थायी बंदोबस्त, ये जो नीति थी ये 1793 में लागू की गई। लिखो स्थायी बंदोबस्त नामक भू राजस्व नीति 1793 में नामक भू राजस्व नीति, कोई बात नहीं ऐसे लिख, 1793 में लागू की गई। शुरुआत में यह नीति बंगाल और बिहार क्षेत्र में लागू की गई। शुरुआत में यह नीति बंगाल और बिहार क्षेत्र में लागू की गई थी। इस नीति की योजना, इस नीति की योजना जॉन शॉर के द्वारा बनाई गई और इसको लागू लॉर्ड कॉर्नवालिस, सॉरी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। शुरुआत में इसको कहां पे लागू किया गया था? बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में। एक इंडिया का मैप बना लीजिए। और ये वाला जो रीजन है इसको मार्क कर लें। तो शुरुआत में बंगाल और बिहार क्षेत्र में, ठीक है, लिखो बंगाल और बिहार के अलावा, बंगाल और बिहार के अलावा, ठीक है बनाइए। इस नीति को उड़ीसा, कॉमा मद्रास, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिले में भी लागू किया गया। मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र और फिर कुछ जो मद्रास वाला, जो मद्रास प्रेसिडेंसी वाला रीजन था, मद्रास वाला क्षेत्र था, उसके उत्तरी क्षेत्र में जो अभी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र बनता है, ठीक है, वहां पर, ठीक है। तो आप लिखो मद्रास के उत्तरी जिलों में इसको लागू किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस भू राजस्व नीति को जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता, या स्थायी बंदोबस्त को इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। देखो इसमें एक पॉइंट ऐड करना, इसमें 3 लोगों की भागीदारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। पहला, इसमें जॉन शॉर, स्टार मार्क करके लिखना। उसके बाद कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। और उसके बाद तीसरा नाम आएगा इसमें लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। जॉन शॉर, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। प्लानिंग इन्होंने की, उसको जो अभी आपने लाइन लिखी थी उसको करेक्ट कर लेना। जॉन शॉर इन्होंने प्लान बनाया, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी थी। फिर इनके समय में इसको इंट्रोड्यूस किया गया,
ठीक है। और फिर जब इनका टाइम पीरियड आया तो इन्होंने क्या किया, दो तरीकों से जो अपनी साम्राज्यवादी जो स्थिति थी उसको मजबूत किया। एक तो जो राजस्व नीति थी उसको मजबूत बनाया और ज्यादा प्रसार किया इसका वेलेजली, और दूसरी इनकी सहायक संधि। तो ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोड्यूस इन्होंने किया बंगाल और बिहार में, इसके बाद इन्होंने इसका प्रसार किया। तो उस लाइन को आप एडिट कर लेना, इस तरीके से लिख लेना, तीन नाम लिख लो, तीनों की जिम्मेदारियां लिख लो। इन्होंने योजना बनाई थी सिर्फ, ठीक है। अब लिखिए, क्योंकि हमने अभी नाम लिखा कि इसको जमींदारी व्यवस्था भी, जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है इसे जमींदारी व्यवस्था, इसके फीचर्स देखते हैं। ये दोनों शब्दों पे बहुत ध्यान देना बेटा, क्योंकि यूपीएससी पीटी में जो क्वेश्चन पूछता है ना, एक स्टेटमेंट से एक स्टेटमेंट ऐसी दे देगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यूपीएससी ने मान लीजिए एक बार ऐसे स्टेटमेंट दी कि स्थायी बंदोबस्त नीति में ब्रिटिश कंपनी ने किसानों पर राजस्व की निश्चित दर लागू की। वेरी गुड। यहां पे मैंने शब्द क्या बोला, किसानों पर, किसानों पर नहीं लागू की, किसके ऊपर लागू की, जमींदारों के ऊपर लागू की। या ये स्टेटमेंट आ जाए कि इस राजस्व नीति में किसानों से निश्चित राजस्व वसूला जाता था, तो किसानों से निश्चित नहीं वसूला जाता था, जमींदारों के ऊपर निश्चित दर लागू की जाती थी। ये पॉइंट दिमाग में बैठ गया ना। यही एक पॉइंट होता है जो अक्सर ये क्वेश्चन गलत करवाता है, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है हाँ हाँ स्थायी बंदोबस्त तो था, फिक्स ही तो था, आय तो निश्चित थी, राजस्व की दर तो निश्चित थी। वो राजस्व की दर किसानों पर निश्चित नहीं थी, वो जमींदारों पर थी। देखो ये जो व्यवस्था है, इसमें आप ऐसे तीन बॉक्स बनाओ। एक तरफ बनाओ ब्रिटिश कंपनी या ब्रिटिश शासन लिख देना, ठीक है। फिर आप बनाओ दूसरा बॉक्स जमींदार, और तीसरा बनाओ यहां पर भारतीय कृषक समाज या कृषक, ठीक है। अच्छा, भारतीय कृषक। अब देखो क्यों इसे जमींदारी बंदोबस्त क्यों कहा जाता है, ये भी आपको क्लियर होगा। स्थायी बंदोबस्त में क्योंकि ब्रिटिश कंपनी चाहती थी कि उनकी आय निश्चित हो जाए, स्थायी हो जाए उनकी, ताकि हम अपने खर्चे उस हिसाब से एडजस्ट कर ले, मैनेज कर लें। तो इन्होंने क्या किया, भू राजस्व नीति बनाई स्थायी बंदोबस्त के नाम की, और इन्होंने कहा कि हम अपने और किसानों के बीच में एक ऐसा मध्यस्थ बना लेते हैं, ऐसी मीडिएटर क्लास बना लेते हैं जो हमारे बिहाफ पे भारतीय किसानों से कर वसूल करेगी, और हमें ये लोग फिक्स या स्थायी या निश्चित राजस्व प्रदान करेगी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों के ऊपर राजस्व की निश्चित दर लागू की, और इन्होंने कहा कि हमें तुमसे एक निश्चित समय पर निश्चित राजस्व चाहिए। अब ये जो क्षेत्र है यहां से आप वसूली करिए, यहां से इनकम आप जनरेट करिए, राजस्व आप यहां से लें, और जो आप राजस्व, जितना राजस्व होगा उसका 10/11 भाग, 10/11, ये कहां जाएगा, ये ब्रिटिश के पास जाएगा। और जमींदार कितना रखेंगे, 1/11, 1/11वां हिस्सा जमींदार के पास रहेगा, ठीक है। तो 10/11 ब्रिटिश कंपनी के पास, 1/11 जमींदार के पास, ठीक है। अब अगर जमींदार को लगता है कि इस क्षेत्र से अधिक वसूला जा सकता है, तो जो अधिक होगा वो कौन रखेगा,
जमींदार रखेगा। मतलब अगर ये राजस्व बढ़ाता है तो किसानों के ऊपर ये इंक्रीज करता रहे रेवेन्यू रेट, लेकिन इन्होंने फिक्स कर दिया कि हमें इतना अमाउंट चाहिए। ठीक है, अब जमींदार ने कहा कि ठीक है भाई, अब एक बात बताइए, देखो जमींदारी सिस्टम इंडिया में पहले से भी था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले से भी था, और जमींदार को मध्यस्थ पहले भी बनाया जा चुका था राजस्व वसूलने के लिए। लेकिन पहले में और अब में फर्क समझिए, पहले जमींदार को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, और उनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के बदले में, क्योंकि सर्विस ले रहे हैं उनसे, तो उन्हें कुछ अमाउंट दे दिया जाता था, राजस्व का कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाता था। अब आप कहोगे कि मैम राजस्व का एक हिस्सा तो यहाँ पे भी दिया जा रहा है, तो ये जमींदारी सिस्टम पहले वाली जमींदारी सिस्टम से कैसे अलग हुआ? ये इसलिए अलग हुआ क्योंकि यहाँ जमींदारों को बोला गया कि जिस क्षेत्र पर राजस्व आप वसूलेंगे ना, उस क्षेत्र का स्वामित्व तो आपके अधिकार में आ जाए। वहां के ऑनर कौन बन जाओगे? आप। तो जमींदार कौन बन गए? लैंडलॉर्ड्स, भूस्वामी बन गए ये। ठीक है, इन्होंने कहा कि अधिकार तो चाहिए ना भाई यहां से राजस्व वसूलने के लिए, तो उन्होंने कहा दिया अधिकार। इस जितने क्षेत्र पर आप राजस्व वसूलोगे, जितने गांव के आप जमींदार होगे, मान लीजिए 100 गांव दे दिए, 150 दे दिए कि इतने गांव से राजस्व आप वसूलोगे, तो जिस व्यक्ति को जमींदारी दी गई उस व्यक्ति को 100 गांव, 150 गांव, 50 गांव, 200 गांव, ऐसे गांवों का क्या बना दिया? भूस्वामी बना दिया। भूस्वामी का मतलब क्या होता है? जमीन के ऊपर अधिकार होना। अब भूस्वामी बनाया है, इसका मतलब उसको कुछ ऐसा अधिकार दिया होगा जिसकी वजह से लग रहा है कि भूस्वामी बन गया। इनसे ये कहा गया कि आपको क्योंकि राजस्व का निश्चित भाग देना ही देना है, हमें कोई मतलब नहीं है कि किसान के परिवार में काम करने वाले 2 लोग हैं, किसान बीमार है, उसकी फसल नहीं हुई, मौसम खराब है, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, मतलब सूखा पड़ गया, ठीक है, जो भी व्यवस्था, जो भी परेशानी रही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें निश्चित समय पर निश्चित आय चाहिए, बस ये कहा गया। अब उन्होंने कहा कि ऐसे में अगर किसी गांव में राजस्व ना हो ज्यादा, तो कोई परिवार ज्यादा अच्छे से उत्पादन ना करे तो बोले वो तुम्हारी टेंशन है, तुम देखो क्या समाधान करना है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर ऐसा लगे कि कोई परिवार नहीं अच्छे से कृषि कर पा रहा, कोई गांव अच्छे से कृषि नहीं कर पा रहा, तो जहां आपको लगे लैंड ट्रांसफर कर दो, किसान से छीनो, किसी दूसरे को दे दो। अब एक बात बताइए, वो जमीन जिस पर बहुत लंबे समय से कृषक परिवार का अधिकार हुआ करता था, वो फसलें वहां पे उगाता आया है, ठीक है, उत्पादन करता आया है, अब एक ऐसी नीति आ गई जिसमें जमींदार को यह अधिकार दे दिया कि अगर कोई किसान फसल उत्पादन नहीं कर पा रहा, तो उससे वो जमीन किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसका मतलब अब बताइए, किसान और जमींदार की स्थिति में क्या अंतर हो गया? जो पहले भूमि के मालिक हुआ करते थे, मतलब जो हमेशा से उस भूमि पर फसल उगा रहे थे, जो उसे अपना मानते थे, अब उनकी कंडीशन क्या हो गई? वो उस भूमि पर सिर्फ किराएदार रह गए कि जब तक जमींदार की इच्छा है तब तक आप इस भूमि पर कृषि कर रहे हो। जिस दिन जमींदार को लगा कि आप सही से काम नहीं कर रहे, आपको हटा दिया जाएगा और किसी और को यहाँ पर रख दिया जाएगा। समझ में? और जमींदार को अगर ये अधिकार दे दी कि वो किसी की जमीन किसी और को दे सकता है, इसका मतलब अब भूमि का अधिकारी कौन? जमींदार। इसने कहते हैं कि इस स्थायी बंदोबस्त ने एब्सेंट लैंडलॉर्ड्स को जन्म दिया। एब्सेंट लैंडलॉर्ड्स मतलब ऐसे भूस्वामी जो वहां पर हैं ही नहीं। समझ में आ रहा है? अनुपस्थित भूस्वामियों का राइज हो गया था, यहाँ पर उदय हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जमींदार बन गए भूस्वामी, और जो कृषक वर्ग था वो क्या बन गया? वो बन गया किराएदार। ठीक है, वो यहाँ किराएदार की भूमिका में आ गया। अब
इनसे कहा गया कि देखो आपको अधिकार तो दे दिए भूमि पर ये अधिकार आपके पास कब तक रहेंगे? एक जमींदार ने कहा भाई ये अधिकार मेरे पास कब तक रहेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब तक आप राजस्व टाइम पे कर रहे हो तब तक आप ही जमींदार रहोगे इस क्षेत्र के, आप ही भूस्वामी रहोगे इसके, ठीक है? और आपके बाद आपके बच्चे, मतलब ये जो अधिकार था ये अधिकार वंशानुगत कर दिया, हेरिडिटरी राइट में कन्वर्ट कर दिया, वंशानुगत बना दिया, ठीक है? वंशानुगत के साथ साथ इनको एक वार्निंग और टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। उन्होंने कहा एक कंडीशन और है कि ये अधिकार आपके और आपके बच्चों के पास तब तक रहेगा जब तक जो टाइम आपको दिया है, जो फिक्स रेवेन्यू है, वो सही टाइम पे आप दे दोगे। अगर आपने टाइम पे रेवेन्यू पे नहीं किया तो योर जमींदारी विल बी ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स, किसी दूसरे के पास आपका जमींदारी राइट चला जाएगा। अब जमींदार का बताओ ईगो प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा? प्रेस्टीज की बात आएगी कि नहीं आएगी? कि एक वर्ष अगर राजस्व देने में गड़बड़ कर दी तो तुरंत क्या हो जाएगा? ये जमींदारी किसी दूसरे के पास चली जाएगी। तो अब बताइए जो जमींदार होगा उसका किसानों के प्रति कैसा व्यवहार होगा, ये बताइए आप। वेरी गुड। और अगर उस समय, अगर किसी सीजन में, किसी मौसम में बारिश ज्यादा आ गई या बारिश नहीं आई, सूखा पड़ गया, दोनों ही कंडीशन में अगर फसल बर्बाद हो गई और जनता ये कहे कि हम नहीं दे सकते इस साल राजस्व, अब ऐसे में जमींदार क्या करेगा? कहेगा कोई बात नहीं, माफ। हाँ, उसको पता है मेरी जमींदारी चली जाएगी, है ना? तो वो क्या करेगा? है क्या करेगा वो? लेकिन इस साल जो फसल आ गई उसी से तो राजस्व लेना है ना उसे। अब वो जमीन को ट्रांसफर भी करेगा तो अगले सीजन पे पहुंचेगा वो तो, लेकिन इस साल का राजस्व कैसे लेगा? हाँ, वेरी गुड। किसानों से ये कहेगा कि जितनी अनाज, जितनी उपज हो गई ना, ये सारी दो। फिर किसान कहने लगा कि अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा हमें राजस्व चाहिए, तुम्हारे पास नहीं है, किसी और से लेकर आओ। अब किसान कहाँ गए? अब किसान पहुंच गए किसके पास? साहूकारों के पास। साहूकार से क्या लिया? कर्ज। साहूकार से कहा कि भैया इस बार हमें राजस्व देना है, इस बार आप इतना रकम दे दीजिए। साहूकार ने कहा एक काम करो, सिक्योरिटी में कुछ तो रखना पड़ेगा, जमीन रख दीजिए। आपको पता है भले ही ये भू राजस्व नीतियां बहुत शोषणकारी नीतियां रही, लेकिन इन नीतियों के बाद जब ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि हमें तो राजस्व चाहिए, आपके पास नहीं है, किसी और से लेकर आओ, और जब ये कहने लगे कि अब ये जब किसी और से पैसा लेना है तो जमीन रखनी पड़ेगी, गिरवी रखनी पड़ेगी, ठीक है? तो बाद में ब्रिटिशर्स ने इन जमीनों पर रजिस्ट्रेशन जो आज होता है ना कि किसके नाम पर कौन सी जमीन चढ़ी हुई है, ठीक है, तो इनिशियली नहीं लेकिन बाद में इन्हीं राजस्व, यही वो राजस्व नीतियां थी जिनके माध्यम से कहीं ना कहीं किसानों को मालिकाना अधिकार लिखित में मिला। हाँ, इसीलिए आपने बहुत बार सुना पहले हमारा परिवार राजस्थान में रहा करता था, फिर वहां से इधर आ गए। समझ में आ रहा है? तो ये ब्रिटिश पॉलिसीज में ही बाद में ये चीजें भी आई कि किसानों को लिखित में वो अपनी जमीन का मालिक भी बनाया गया। क्यों? क्योंकि जब ये लगने लगा कि अब जब इनको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी तो जमीन तो गिरवी तब रखी जाए जब जमीन उसकी हो लिखित में, ठीक है? पहले क्या होता था, साहूकार के पास गए, इनसे कहा कि सिक्योरिटी में रख दीजिए, तो साहूकार से कहा कि हम अगले वर्ष दे देंगे वरना आप हमारा घर ले लेना, हमारे 2-3 गाय 2-3 भैंसे हैं वो ले लेना, ठीक है, या हमारे बच्चे को आपके यहाँ नौकरी पे रख लेना फ्री में, वो उतारता रहेगा कर्जा। अब उन्होंने कहा ठीक है, अब एक बात सोचिए कि एक वर्ष, जिस वर्ष की बात हम कर रहे हैं, इस वर्ष के राजस्व के लिए इनको साहूकार से मदद लेनी पड़ी,
अगले वर्ष मान लीजिए जितनी सामान्य उपज पहले हुआ करती थी उतनी हो गई, अब उस सामान्य उपज में से उस वर्ष का भी राजस्व जाएगा, परिवार का खर्चा भी निकलेगा, तो क्या इतना बच गया होगा कि पिछले साल का राजस्व विद ब्याज वो साहूकार को चुका दे? नहीं, थोड़ा बहुत बचेगा, साहूकार को देता रहेगा, ऐसे वर्षों तक चलता रहा, वर्षों तक चलता रहा। साहूकार ने कहा इतना सा जो तुम दे रहे हो इससे काम नहीं चलेगा, ये तो ब्याज भी नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक गैया बच्ची है वो भी ले लो, एक बेटा है उसको भी अब काम पे रख लो। धीरे धीरे करके घर, छोटी छोटी जो प्रॉपर्टी हुआ करती उस पर कब्जा हो जाया करता था साहूकारों का, और बही खातों में ना, बही खातों से नाम ही नहीं उतरता था किसान का। किसान, उसके, उसका परिवार, उसके बच्चे जीवन भर के लिए उसके यहाँ मजदूर बन जाते थे, ठीक है, बिना तनख्वाह वाले मजदूर बन के रह जाते थे, फिर भी कर्जा नहीं उतरता था। और यही किसान फिर मजबूर होके क्या करता था कि चलो ठीक है, बेटे अगर वहां पर मजदूर बन गए, चलो कोई बात नहीं, इससे पहले कि बेटी पे नजर पड़े इसका ब्याह कर दो। तो जैसे बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई, शादी कर दी, बाल विवाह। आप सोच कर देखिए, एक नीति ने, कोई एक नीति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। ब्रिटिशर्स को जब फिक्स इनकम होने लगी तो उनकी राजनीतिक शक्ति भारत में मजबूत हुई, उनका शासन भारत में मजबूत हुआ। इसी राजस्व नीति का दूसरा प्रभाव जमींदार के ऊपर पड़ा कि मालिक बन गए जमीन के, भूस्वामी बन गए, इतने बड़े बड़े क्षेत्रों के अधिकार आ गए इतने। और तीसरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? कृषक समाज के ऊपर पड़ा, समाज के ऊपर पड़ा, समझ रहे हो, कृषक के समाज के ऊपर पड़ा। और यही नीतियां हैं जो अपने आप में खुद अपना प्रभाव डालती हैं वो अलग, और बहुत सारी सामाजिक बुराइयों को उठा देती हैं वो अलग। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो भारतीय किसान की कंडीशन कैसी हो गई थी? किराएदार वाली भूमिका में आ गए थे, और जो साहूकार थे, ठीक है, ये क्या करते थे, साल दर साल बही खाते और ज्यादा बड़े होते चले जाते थे, वसूलते जाते थे, फिर भी कर्जा कभी खत्म नहीं होता था। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था थी इसको स्थायी बंदोबस्त इसीलिए कहा गया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने जमींदारों के ऊपर राजस्व की एक निश्चित दर लागू की। जमींदारों को निश्चित दर, निश्चित राजस्व अदा करना पड़ता था, किसको? ब्रिटिश को। ठीक है, और ये काम वो अच्छे से कर पाए इसके लिए इनको भूमि का स्वामी बना दिया गया था, और ये भूस्वामी का अधिकार उनका वंशानुगत कर दिया गया था तब तक जब तक वो राजस्व समय पर अदा कर रहे हैं। और अगर राजस्व अदा ना किया तो उस स्थिति में इनका जो अधिकार है वो क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा, स्थानांतरित कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन जो पीटी में जो स्टेटमेंट बनती है वो कैसी, कि इसमें जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया, जमींदारों के अधिकार वंशानुगत थे और ट्रांसफरेबल, हस्तांतरणीय थे। अगर इसमें मैं अशब्द जोड़ दूं, आप जल्दी जल्दी में पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, कि वंशानुगत और अहस्तांतरणीय थे, गलत हो जाएगा। तो आपको छोटा छोटा जो शब्द है ना, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, जल्दबाजी रहती है क्वेश्चन पढ़ने की, तो जहां गड़बड़ हो सकती है वो पॉइंट मैं पहले बता रही हूँ, उसको ध्यान से पढ़ना। तो पीटी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से, इस यहीं से आएंगे, इसी स्लाइड से इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ये बना लिया आपने अपनी कॉपी में? अब लिखो इसको, थोड़ा सा लिखो। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों पर, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों पर राजस्व की निश्चित दरें लागू की गई, राजस्व की निश्चित दरें लागू की गई।
लिखो, जमींदारों को निश्चित समय में, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, जमींदारों को निश्चित समय पर निश्चित राजस्व अदा करना होता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया गया। यह जमींदारी अधिकार वंशानुगत और हस्तांतरणीय था। दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए, दोनों शब्दों को, दोनों को, हस्तांतरणीय और वंशानुगत, हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल। ठीक है, लिख लिया? अच्छा, लिखो, कुल राजस्व का 10/11वां हिस्सा, कोई बात नहीं बेटा, पेज पलट लो। कुल राजस्व का 10/11वां हिस्सा ब्रिटिश के पास जाता था और 1/11वां भाग जमींदार अपने पास रखते थे। अब ये एक बात बताइए, ये जो जमींदारी राइट होता था ना, जमींदारी अधिकार, ये कैसे दिया जाता था? ये नीलामी करके दिया जाता था। जमींदारी राइट जो होता था उसके लिए बिडिंग प्रोसेस होती थी, नीलामी होती थी जमींदारी के अधिकार की। जो सबसे बड़ी बोली लगाता था उसी को जमींदारी राइट दिया जाता था। उसके बाद वो वंशानुगत रहेगा, ठीक है, अनसर्टेन मतलब टाइम तक, तब तक के लिए जब तक वो टाइमली पे कर रहे हैं। नहीं पे करेंगे तो क्या किया जाएगा? जमींदारी राइट उससे छीन लिया जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। अब किसी और को दिया जाएगा तो फिर से बिडिंग होगी, ठीक है। अब देखो, अभी तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स के हमने कहा कि ब्रिटिशर्स के फेवर की बात, लेकिन अब देखना कि इस भू राजस्व नीति में सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? ये जमींदार होते थे, इनको पता होता था कि अगर मैंने टाइमली पे नहीं किया तो दोबारा बिडिंग होगी, किसी और को राइट चला जाएगा। तो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जब देखते थे कि ये जमींदार बहुत ज्यादा वसूल कर लेते हैं किसानों के ऊपर, हमने तो इनके ऊपर फिक्स रेवेन्यू रेट इंपोज किया है ना, दे आर फ्री टू कलेक्ट जितना उनकी कैपेसिटी है ना, तो किसानों से तो बहुत ज्यादा वसूल कर लेते हैं। अपना ये तो समृद्ध होते जा रहे हैं। अब देखो, साल दर साल जैसे जैसे राजस्व आता गया, ब्रिटिशर्स सोच रहे हैं कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना राजस्व तो नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जमींदार घपला कर रहे हैं। अब वो नजर रखने लगे, अब उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब जमींदार और चालाक, वो क्या करते थे, मान लीजिए ये दूसरा, वो कहते हैं ना कि किसी एक जमींदारी सिस्टम के दो रूप होते हैं। एक दिखाई देता है कि शोषण तो किसानों का हुआ, फायदा दिखाई देता है ब्रिटिशर्स का। अभी देखिए फायदा किसका। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, बिडिंग के थ्रू जमींदार ने फिक्स पेमेंट उसको करना है, अगर वो नहीं कर पाया तो क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, उसके लिए बिडिंग करनी पड़ेगी। तो पहले जब ये एक जमींदार था, इसने 100 रुपए मान लीजिए निश्चित किए कि हम आपको 100 रुपए एक फिक्स टाइम पे पे कर देंगे, और 100 रुपए पे ना करके इन्होंने भेजे कितने? 80। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि अच्छा कम अदा किया है ना, कैंसिल इसकी जमींदारी, दोबारा बिडिंग होगी। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब दोबारा नीलामी हो रही थी, बोलियां लगाई जा रही थी, तो उस समय क्या किया? जमींदार ने अपने किसी भाई बंधु को भेज दिया, ठीक है। अब जब बोली लगाई जाने लगी तो बोली लगी 80, 90, 100, 110 ऐसे बढ़ती जा रही थी। अब जमींदार के जो पहचान वाले थे उन्होंने कहा 150। ब्रिटिशर्स खुश, इस बार और ज्यादा मिलेगा इस क्षेत्र से, तो उन्होंने कहा ठीक है 150 फाइनल कर दो, फाइनल। कहा ठीक है
राजस्व गया 80। उन्होंने कहा ये क्या, पिछले साल भी 80 था, इस बार भी 80 है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी भी जमींदारी कैंसिल। दोबारा से बिडिंग हो गई, फिर बिडिंग हुई, फिर पहचान वाला भेज दिया फिर बोलियां लगाई जा रही है 110, 150 क्रॉस हो गया, 170, 180, 200। ठीक है, ब्रिटिशर्स खुश, चलो अब 200। ये वाला ईमानदार लग रहा है। उन्होंने कहा ठीक है 200। टाइम आया पे करने का, रुपए पहुंचाए 80। ये क्या गड़बड़ हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, ये सारे एक जैसे निकल रहे हैं। जमींदार बड़े शाणे हो गए थे। ब्रिटिशर सोचते थे कि हम ज्यादा शाणे, और वो कहते थे कि हम इंडियंस हैं, तुम तो विदेशी हो इसलिए लूट रहे हो। हम तो, हमारी जमींदारी राइट तो बहुत पहले से, हमें तो पता है क्या करना है। तो वो क्या करते थे, वो पहुंचाते ही कम थे, वो कहते ट्रांसफर कर दो। कुछ होते थे ना आड़ियल, जिनको नहीं फर्क पड़ता था कि क्या प्रेस्टीज, फायदा देखो, तो वो क्या करते थे, ठीक है। देखो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स खुद इतना हैवी, ठीक है, इतना हाई रेट्स ऑफ रेवेन्यू, इतना मतलब हाई अमाउंट वो इम्पोज करते थे कि जमींदार की कैपेसिटी के बाहर चला जाता। और जमींदार को ये समझ में आता था अगर इतना हाई अमाउंट अगर मैं इन किसानों से वसूल करूंगा तो ये किसान मेरे खिलाफ रिवॉल्ट कर देंगे। और आप देखना, जब किसान विद्रोह पढ़ोगे तब आप देखना, किसानों के जब जब विद्रोह हुए, ब्रिटिशर्स को मारने कोई नहीं गया, सब कहाँ पहुंचे, जमींदारों के घर में पहुंचे, साहूकारों के घर में पहुंचे, जो मनी लैंडर्स थे उनके घर में पहुंचे, जाके उनके बही खाते जलाए सबसे पहले कि इनका हिसाब किताब बराबर करो पहले, जब तक वो कॉपी बची रहेगी तब तक ये कुछ ना कुछ वसूली करते रहेंगे। तो जब किसान विद्रोह हुआ तो रूप कैसा, स्वरूप कैसा था विद्रोह का, जमींदारों के घर जला दिए, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगा दी। जमींदार छुपते हुए घूम रहे थे, गलती से हम मिल गए तो हमारा तो पता नहीं क्या ही कर डालेंगे ये लोग। तो किसानों का जो प्रतिक्रिया थी वो किस पर देखी गई, वो जमींदारों के ऊपर, सेठ साहूकारों के ऊपर। तो जमींदार सोचते थे कि किसान मतलब कि परेशान है, इनका कितना ही वसूल ले, इनसे कितना ही राजस्व ले लिया जाए। इनके पास, कहते हैं कि जमींदार अपनी पोजीशन बचाए रखने के लिए जो छोड़ते थे ना थोड़ा बहुत अमाउंट, उतना अनाज छोड़ देते कि किसान का परिवार पेट भर के खाना भी नहीं खा पाता, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तक फुलफिल नहीं हो पाती। आधा पेट भर के वो किसान जो सुबह से शाम तक, वो उसका पूरा परिवार जो खेतों में मेहनत करता होगा, उसकी शारीरिक आप कंडीशन समझ लो। यही रीजन है कि ब्रिटिश पीरियड में, ठीक है, जो जीवन प्रत्याशा हम कहते हैं, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो कैसी थी, बहुत कम थी। बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेती थी, महामारी को रूप ले लेती थी थोड़े से देर में, समझ रहे हो, क्योंकि शरीर में ताकत तो थी नहीं, स्वास्थ्य की सुविधाएं उतनी तो कोई दे नहीं रहा था, बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। अब जिनकी इनकम ही बहुत कम होगी, वो कितना साफ सफाई वाली जगह पे रह लेंगे। तो वो आप सोचो कि वो किसी एक नीति का प्रभाव कितना गहरा पड़ सकता है, कितना दूर तक उसका प्रभाव जा सकता है। तो ये जो जमींदार थे ये सोचते थे कि इनके पास कुछ तो छोड़ते नहीं है हम, और ऊपर से ब्रिटिशर्स कह रहे होते हैं कि आपने कम दिया, आपने कम ला रहे हो, कम ला रहे हो, तो एक काम करो, ठीक है नहीं दे रहे, चेंज ही करेंगे ना, जमींदारी कर लो, हम नहीं तो कोई और बैठेगा, हमारे जैसा ही बैठेगा। तो बिडिंग तो हाई होती चली गई और ब्रिटिशर्स के पास अमाउंट फिर उतना ही पहुंचते चला गया। फिर ब्रिटिशर्स को समझ में आने लगा कि लगातार कई वर्षों तक अगर ऐसा हो रहा है तो फिर वो जांच करने लगे उसकी कि क्या रीजन है, वो बताइए। तो उन्होंने कहा देखो इस क्षेत्र से राजस्व इतना आएगा। तब कहते हैं कि एक टाइम ऐसा होता था कि जो बिडिंग होती थी वो एकदम हाई जाती थी और वापस से फिर क्या होता था, फिर लो पे आ जाते थे। ब्रिटिशर्स कहते थे कोई बात नहीं 80 से ही शुरू कर लो। 400 पे पहुंचने के बाद वापस क्या करते थे, 80 से शुरू कर देते। अब ऐसे में देखो, ऐसे में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ लेकिन उतना नहीं जितना वो चाहते थे। जमींदार किसान को दिखाते थे कि देखो हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का इतना दबाव है, मनमाने तरीके से शोषण करने का अधिकार उनको दे दिया था, तो वो क्या करते थे, शोषण करते थे। ज्यादा से ज्यादा लाभ किसके पास गया, जमींदारों के पास, और ज्यादा से ज्यादा शोषण किसका हुआ,
किसानों का, बहुत ज्यादा हालत खराब, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, रिवॉल्ट्स। 1857 की क्रांति में किसान और मजदूरों ने कितनी भागीदारी दी थी, वो क्यों दी थी, परेशान थे रेवेन्यू पॉलिसीज से। ठीक है, तो ये समझ में आया। लास्ट लाइन क्या लिखी थी आपने, अच्छा, और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था। ठीक है, लिखो, इस भू राजस्व नीति में, इस नीति ने किसानों की दशा भूमिहीन किराएदार जैसी कर दी थी। ठीक है, भूमिहीन किराएदार जैसी इनकी दशा हो गई थी। तो ये हुआ परमानेंट सेटलमेंट के लिए। 1793 में इसको लागू किया गया कॉर्नवालिस के टाइम पे। इसको और ज्यादा एक्सटेंसिवली बढ़ाया किसने, वेलेस्ली ने। इसकी प्लानिंग किसने की थी, जॉन शॉर ने। ठीक है, ये 3 नाम हो गए। कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल और बिहार क्षेत्र में, बाद में उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी भागों में भी इसको लागू कर दिया था। ठीक है, अब थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, 2-3 लाइनों का स्पेस छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप, रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहाँ पे ये जो शब्द है रैयत, इस रैयत का मतलब होता है किसान या कृषक, कल्टीवेटर। ठीक है, लिखो, रैयत शब्द का अर्थ होता है कृषक या कल्टीवेटर। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई थी, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में लागू की गई थी। लिखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में लागू की गई थी। समय लिखो, 1820, 1820। लिखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था अलेक्जेंडर रीड, लिख दो, मैं दोनों नाम लिख दो यहाँ, ये 2 नाम है, इनके लिए याद रखना। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई। इसमें मुनरो का जो योगदान था वो बहुत ज्यादा था, इसलिए इसको मुनरो योजना के नाम से भी जाना जाता है। लिखो, थॉमस मुनरो के योगदान से इसे मुनरो योजना के नाम से भी या मुनरो प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अब क्षेत्र लिख लो जहां इसे लागू किया गया था। यह व्यवस्था मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास, ऐसे लिखो बेटा, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी के
क्षेत्रों में लागू की गई थी, मद्रास और बॉम्बे। ठीक है, अब देखो जैसा कि इसका नाम कृषक है, इसका मतलब ये जो इस व्यवस्था में जो राजस्व वसूला जाता था वो डायरेक्टली या प्रत्यक्ष रूप से किससे वसूल किया जाता था? कृषक से। ठीक है, लिखो इस व्यवस्था में, इस राजस्व व्यवस्था में राजस्व, बिल्कुल ऑनलाइन वाले भी नोट्स लिखते रहे, वेरी गुड। राजस्व प्रत्यक्ष रूप से किसानों से ही, प्रत्यक्ष रूप से ना, ऐसे नहीं, प्रत्यक्ष रूप से किसानों से ही वसूला जाता था। ठीक है, लिखो लिखो राजस्व की दरें इतनी, राजस्व की दरें इतनी उच्च थी कि दरें इतनी उच्च या इतनी अधिक थी कि उत्पादन का लगभग 2/3 हिस्सा किसानों को राजस्व के रूप में देना होता था। राजस्व के रूप में देना होता था। देखो नेक्स्ट पॉइंट, इस व्यवस्था में भूमि के स्वामी तो किसान ही रहे, भूमि के स्वामी तो किसान ही रहे, परंतु उनकी दशा अत्यंत दयनीय दयनीय ऐसे, ठीक है, अत्यंत दयनीय हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ कब लागू की गई थी? 1820 में। किस किस का योगदान था? कौन से दो ऑफिसर्स? अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो। ठीक है, एरिया कौन सा था? मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के एरियाज। क्लियर? 2 लाइनों वाली जगह छोड़ दीजिए, स्पेस छोड़ दीजिए। नेक्स्ट लिखिए, महालवाड़ी। देखो महाल या महल या महाल, इसका मतलब क्या होता है? एक विलेज, ठीक है, मतलब एक राजस्व की एक इकाई को क्या कहा जाता था? महल कहा जाता था। राजस्व की एक इकाई वो क्या होती थी? गांव अथवा गांव का समूह। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर राजस्व किसानों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाएगा। यहाँ से राजस्व कैसे वसूला जाएगा? पूरे गांव के ऊपर, पूरी जो राजस्व जो इकाई बनाई है ना, महल जिसे कहा गया है, उसके ऊपर एक राजस्व लगा दिया जाएगा। गांव के जितने भी लोग हैं वो सब क्या करेंगे? अपना अपना राजस्व एक जगह इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर किस किस की भूमिका है? यहाँ पर सभी परिवारों के मुखियाओं की, परिवार के मुखिया, और दूसरा गांव के मुखिया। तो जितने भी परिवारों के मुखिया थे वो सभी क्या करते थे?
एक जगह राजस्व इकट्ठा कर देते थे और फिर गांव के मुखिया वो राजस्व किसको सौंप दिया करते थे, वो शासन को सौंप। ठीक है, तो लिखो महलबाड़ी व्यवस्था में, बेटा ये ऐसा बना लिया करो ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो लिखो महलबाड़ी व्यवस्था में राजस्व गांव अथवा गांव के समूह पर लागू किया जाता था। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया और परिवार के मुखियाओं की अहम भूमिका होती थी। यह व्यवस्था 1822 में लागू की गई। हाँ 1822 में लागू की गई। इसकी योजना हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा बनाई गई थी। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा बनाई गई थी। लिख दो 1819 में इन्होंने योजना बना के सौंप दी थी, इसको 1822 में लागू किया गया था। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1819 में बनाई गई थी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर थे, प्रशासक थे, अधिकारी थे ये, इन्होंने योजना बनाई थी यहाँ के लिए। ठीक है, लिखो महलबाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, महलबाड़ी व्यवस्था गंगा के मैदानी क्षेत्रों कौमा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में लागू की गई थी। ठीक है, स्टार मार्क करके एक लाइन लिख लेना। कहते हैं कि जब इन क्षेत्रों में, मतलब गंगा के जो मैदानी क्षेत्र है, गंगेटिक प्लेन है ना, वहां पर नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इसको लागू किया गया, कुछ सेंट्रल पार्ट में इसको लागू किया गया। तो कहते हैं कि ये जो एरियाज थे ना, यहाँ पर पहले राजस्व वसूलने के लिए तालुकदार नाम से कुछ अधिकारी वर्ग हुआ करता था। किस नाम से? तालुकदार। ठीक है, मतलब ब्रिटिशर्स से पहले जो राजस्व की जो नीति थी, जो राजस्व की प्रक्रिया हुआ करती थी, उसमें जैसे बंगाल वाले क्षेत्र में जमींदारों को मध्यस्थ बनाया जाता था, ऐसे तालुकदार हुआ करते थे और इनको अधिकार होता था, ये राजस्व वसूल करके शासन को देते थे और इनको उसके बदले में क्या मिलता था? वेतन मिलता था या राजस्व का एक हिस्सा मिलता था। और क्योंकि ये प्रशासन की तरफ से राजस्व वसूलने वाले अधिकारी होते थे, तो इनकी जो सोशल स्टेटस था वो भी काफी अच्छा था। अब जैसे ही ब्रिटिशर्स ने इन क्षेत्रों में राजस्व के लिए महलबाड़ी सिस्टम अपनाया, तो शुरुआत में ये लग रहा था कि जैसे यहाँ पर जमींदारों की मदद ली जा रही है, वैसे यहाँ पे किसकी मदद ली जाएगी? शायद तालुकदारों की ली जाएगी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने देखा, 1793 से उसको लागू कर दिया था, इन्होंने देखा बाय द टाइम्स की जमींदार तो बड़ा घपला कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है ना, मनमानी कर रहे हैं जमींदार, लॉस है हमारा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सोचा कि हम स्थायी बंदोबस्त को ही थोड़ा सा बदल कर यहाँ पर लागू
करेंगे, मध्यस्थ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। यहाँ मध्यस्थ कौन होगा, खुद गांव के मुखिया को ही जिम्मेदारी दे दो, किसी को लाओ ही मत बाहर से, या पहले से जो ताल्लुकदार थे उनको भी मत शामिल करो, गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दे दो, वो परिवार के मुखियाओं से बात करे, सब लोग मिलकर राजस्व इकट्ठा करें और हमारे पास पहुंचाएं। तो जब इसमें ताल्लुकदारों का नुकसान हुआ, ठीक है, तो इनका जो व्यवहार था वो महलवाड़ी सिस्टम के भी विरोध में था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी विरोध में थे। तो जब 1857 की क्रांति जब पढ़ोगे, किसानों की भागीदारी पढ़ोगे, तो ताल्लुकदारों ने भी 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रेवेन्यू पॉलिसीज। ठीक है, इनके साथ साथ छोटे जमींदार वो भी नाराज हो गए, क्यों, पहले क्या था, पहले लगभग जितने जमींदार होते थे थोड़े थोड़े गांव की जिम्मेदारी मिल जाया करती थी उन जमींदार को। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक जमींदार को 100-100 गांव दे दिए, 200-200 300-300 गांव दे दिए। तो जो पहले जो जमींदार थे अब वो कैसे हो गए, बिल्कुल मार्जिनलाइज हो गए, बिल्कुल छोटे जमींदार रह गए, तो उनका सोशल प्रेस्टीज खत्म, ठीक है, उनके सारे अधिकार खत्म, इकोनॉमिक स्टेटस डाउन हो गया। तो 1857 की क्रांति में छोटे जमींदारों और ताल्लुकदारों ने किसानों के समर्थन में विद्रोह किया था। ये लाइन याद रखना, क्योंकि पीटी में जो क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट में यही आएगा कि छोटे जमींदारों ने भी 1857 क्रांति में विरोध किया। और एक बात याद है, जो बड़े जमींदार थे वो 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, वो क्रांति का दमन कर रहे थे, ठीक है, और छोटे जमींदार और ताल्लुकदार क्रांति के समर्थन में थे। ठीक, तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए, महलवाड़ी व्यवस्था ने ताल्लुकदारों के अधिकारों का, ताल्लुकदारों के अधिकारों का हनन कर लिया था, हनन करना, हनन, ऐसे लिखो बेटा, अधिकारों का हनन कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए, परिणाम स्वरूप वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए। आपका मीडियम क्या है? तो आपको पहले बताना चाहिए था। नोट्स दोनों में डिक्टेट करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। अभी जब आप लिख रहे हो ना, आपकी कॉपी पे नजर है मेरी, तो वही ध्यान दे रहे हो। हिंदी मीडियम में होने के बाद इतनी मिस्टेक्स नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी क्राउड क्या है, पूरा का ऑलमोस्ट सभी हिंदी मीडियम वाले थे। तो बाइलिंगुअल बैच है, जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चे आ जाएंगे तो हम दोनों ही लैंग्वेज में अपने नोट्स डिक्टेट करेंगे। एक एक लाइन जो हिंदी में लिखवाई जाएगी वही इंग्लिश में लिखवाई जाएगी। आप पीछे ये सी, हाँ, ओके। और आपका बेटा, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। तो इन लोगों ने भी क्या किया था, 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था और ब्रिटिश के विरुद्ध हो गए थे। तीनों याद हो गए, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, इन तीनों ही भू राजस्व नीतियों के परिणाम क्या हुए, इनके प्रभाव सबके ऊपर कैसे कैसे पड़े, तीनों के प्रभाव। तो एक हेडिंग लिखिए, भू राजस्व नीतियों के, भू राजस्व नीतियों के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, इफेक्ट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब इन तीनों के प्रभाव हम, तीनों ही भू राजस्व नीतियों के प्रभाव हम लिखेंगे कैसे, ब्रिटिश पर क्या प्रभाव पड़ा, जमींदार पर क्या प्रभाव पड़ा और कृषक पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है।
तो ब्रिटिश पर क्या प्रभाव पड़ा बताइए? उनकी जो आर्थिक स्थिति वो कैसी हो गई? मजबूत हो गई। लिखो, ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। The economic condition of Britishers the economic conditions of Britishers was strengthened. जमींदार की क्या कंडीशन रही बताइए? जमींदार क्या बन गए? ये भूस्वामी बन गए। लिखो, जमींदार भूस्वामी बन गए। जमींदार्स बिकम लैंडलॉर्ड्स। जमींदार भूस्वामी बन गए थे। ठीक है। अच्छा, कृषक की बताइए। हाँ, इनकी कंडीशन कैसी हो गई थी? कृषक की कंडीशन कैसी हो गई थी? हाँ, तो लिखो, कृषक की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। क्योंकि उनके भूमि से अधिकार क्योंकि उनके भूमि पर अधिकार खत्म कर दिए गए थे। भूमि से अधिकार खत्म कर दिए गए थे। ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट और लिखती हूं यहां पे। बेटा इंग्लिश में बोल दो। लिखो, लिखो, द कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर्स the condition of cultivators become miserable because their rights over land were ended. अब एक पॉइंट यहां पे मैं लिखती हूं, कृषि भूमि। अब बताओ इसकी हालत क्या हो गई थी? इसका प्रभाव बताइए, इस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा? ये तीन तो देख लिए, अब कृषि भूमि भी तो है। अब ये क्या बोलती होगी? कृषि भूमि क्या बोलती होगी? सारी दुनिया का बोझ हम उठा रहे हैं। यही हो रहा होगा ना कि ब्रिटिशर्स भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जमींदार भी और किसान भी, और हमारी ही तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। समझ रहे हो? तो ये कंडीशन थी कि ब्रिटिशर्स को ये चिंता थी कि ये जमींदार से ज्यादा वसूल लिया जाए, या रैयतवाड़ी सिस्टम, महालवाड़ी सिस्टम में भी ज्यादा रेवेन्यू आ जाए। आपको पता है, जो नॉर्मली इन जनरल कहते हैं कि जब कृषक विद्रोह हो रहे थे ना, उस समय जब ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सर्वे करना शुरू किया कि हर जगह ये बार बार किसान विद्रोह हो रहे हैं, जरा एक्चुअल सर्वे किया जाए, देन दे रियलाइज्ड कि ऑन एन एवरेज जो ड्राई रीजन्स हैं, जहां पे बहुत अच्छी फसल नहीं होती, कि पूरा का पूरा मॉनसून के ऊपर डिपेंड है एरिया, ठीक है, कोई भी ऐसी फैसिलिटी नहीं है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, वहां पर भू राजस्व की दर लगभग 50% है, उससे कम नहीं है। जहां पर थोड़ी बहुत भी सिंचाई की सुविधाएं हैं, वहां पर ऑन एन एवरेज जो रेवेन्यू रेट है दैट इज अराउंड 60%, और कुछ कुछ जगह पे 80% तक हो जाता था रेवेन्यू रेट। अब आप सोचिए, जो उत्पादन करने वाला है उसके पास तो क्या ही बचता होगा, उसकी तो स्थिति का आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते, अज्यूम ही नहीं कर सकते। आज भारत का किसान जिस कंडीशन में है वो भी उतनी बेहतर नहीं है, वो भी तब जब उसके ऊपर कोई भी राजस्व नहीं लग रहा।
क्यों नहीं लगाया जा रहा? क्योंकि इतिहास में हमने देखा है कि जब उनके ऊपर राजस्व लगाया गया तो क्या हुआ। ठीक है, फिर भी जब आज की कंडीशन में भी किसान आत्महत्या कर लेते हैं, इस तरीके की सोशल प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं बार बार होती हैं, उस समय किसानों की दशा कैसी होगी। और वही किसान जब 1857 की क्रांति में हथियार उठा के जब चला होगा ब्रिटिशर्स को ये का विरोध करने, जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, जिनसे हमेशा डरता रहा, ठीक है, उस समय उनकी मनोदशा सोच के देखिए आप। और डिजिटल नेटवर्क है, मैंने एक बार आपको बोला भी था कि डिजिटल नेटवर्क, डिजिटल का टाइम है, एक इंफॉर्मेशन को सेकंड्स लगते हैं वायरल होने में, है ना। ऐसे में अगर कोई हड़ताल करनी हो, ठीक है, कोई आंदोलन करना हो, तो बहुत इजी है ना, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में सेकंड्स लगते हैं। आप सोचिए उस समय उस विरोध में इतने लोग इकट्ठे हो गए, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सभी सबके सब क्या था, उस शासन से परेशान थे, शोषित थे। ठीक है, तो कृषि भूमि की कंडीशन कैसी थी? बहुत ज्यादा खराब थी। और क्यों खराब थी? अब सोचो, किसान को राजस्व देना ही होता था, जमींदार को भी जो फिक्स रेट, जो रेवेन्यू है वो भी पे करना होता था। अब ये प्रेशर इसके ऊपर लगाते, ये इधर। अब ये क्या करने लगा, इसने सोचा कि साल में एक फसल उगाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू मुझे देना ही है, इतना हाई रेट ऑफ रेवेन्यू है, तो मैं एक फसल से ज्यादा फसलें उगाऊं। तो 2 फसल उगाने लगे। कभी कभी बीच का जो सीजन होता था, खरीफ और रबी के बीच का जो सीजन होता था, उसमें भी सब्जियां वगैरह ऐसा उगा लिया करते थे कि कुछ भी हो, जमीन को खाली नहीं छोड़ना। अब कॉन्टिन्यूअसली अगर आप इस पे फसल लगाते रहोगे तो उसकी जो पोषकता है, उर्वरता है, वो कैसी होगी? डिक्रीज होगी। तो इसकी जो उर्वरक क्षमता थी वो कम होती चलेगी। जब उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी तो जो उत्पादन है वो भी धीरे धीरे कैसा हो जाएगा? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो कहते हैं कि भारत की कृषि बंजर जैसी होती चली गई थी। और कुछ क्षेत्रों में सर्वे किया तो पता चला, कुछ क्षेत्रों के किसानों ने तो कहा कि ये भूमि पड़ी और तुम रहे, खेती कर लो और राजस्व ले जाओ। छोड़ दी कि इसमें से क्या ही हम उगा लें, अब इसमें कुछ भी उगने लायक इस भूमि की क्षमता रही ही नहीं है। इतनी खराब स्थिति हो चुकी है। तो कुछ कुछ जगहों पे तो भूमि को ही छोड़ दिया गया और जमींदारों से कह दिया गया, आ जाओ भैया, ले जाओ, उठा लो जमीन को, उगा लो जो उगा सकते हो, ले आओ किसी को भी, जो उपज हो सके, हम तो चले यहाँ से। जगह बदल लेते थे बेचारे, कहीं मजदूरी करना शुरू कर देते थे। ठीक है, ऊपर से कुछ किसानों ने क्या सोचा कि रेवेन्यू तो देना ही है ना। अब या तो कई बार उपज में दिया जाता था, कभी नगद भी दे सकते थे, तो वो क्या करने लगे, ऐसी फसल उगाने लगे जिसका मार्केट प्राइस ज्यादा हो। खाद्यान्न फसल की जगह कैसी फसल उगाने लगे? नकदी फसल उगाने लगे, ताकि नकदी फसल उगाएंगे, जैसे कॉटन हो गया, है ना, हाँ, और शुगर केन हो गया, गन्ना वगैरह, जूट, पटसन, कपास के साथ साथ ये सब उगाने लगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको प्राइस मिल जाए और वो रेवेन्यू भी दे दे, थोड़ा बहुत अपने लिए भी बच जाए। इसका मतलब, इसका एक परिणाम ये भी हुआ राजस्व नीतियों का कि भारत में भूमि का जो कृषि थी, वो कृषि कैसी हो गई? हाँ, कमर्शलाइजेशन हो गया एग्रीकल्चर का। ठीक है, वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। ठीक है, तो भारत की जो भूमि थी, जो कृषि भूमि थी, उसकी उर्वरकता कम होगी। ऐसे ही बना लो इसको, इजी याद रहेगा, याद करना भी। उर्वरक क्षमता कम, ठीक है, और उसी की का रिजल्ट क्या रहा कि उत्पादन भी कम होता चला गया। ठीक है, भूमि कैसी होती चली गई? बंजर होती चली गई। क्लियर? अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए।
इन भू राजस्व नीतियों ने, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है, एक स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखना है अपना आंसर। लिखो, इन भू राजस्व नीतियों ने ब्रिटिश शासन को मजबूती से स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इसको आपको लिखना है, इसको स्पष्ट रूप से इसको लिखना है, जस्टिफाई करना है, आप क्या सही मानते हो इसको, किस हद तक इसको मतलब एक रीजन के रूप में मानते हो कि भू राजस्व नीतियों ने ब्रिटिशर्स को हेल्प किया कि वो यहाँ पर अपना रूल एस्टेब्लिश करें। ठीक है, और पीटी और मेंस दोनों के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एनसीईआरटी में भी जो चैप्टर है उसको भी रीड करेंगे। ठीक है, और फिर यूपीएससी के पीवाईक्यूज देखेंगे पीटी और मेंस वाले। एनसीईआरटी पढ़नी है नोट्स के साथ साथ, और पीवाईक्यूज देखने हैं। सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं, अदर एग्जाम्स में भी बहुत यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज वाला चैप्टर ये याद रखना, जब जब आप आगे जब किसान विद्रोह पढ़ोगे तब भी ये चैप्टर याद आएगा, तब भी इसका रेलेवेंस होगा। जब 1857 की क्रांति आएगी तब भी इसका रेलेवेंस आएगा। ठीक है, और भारत का जब स्वतंत्रता संघर्ष हम पढ़ेंगे उसमें भी आप देखना, जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी ने आते 3 आंदोलन किए थे ना, कौन से थे? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। वो भी कैसे थे? वो भी किसान और मजदूर के ही विद्रोह थे, वही आंदोलन थे, उन्हीं से जुड़े हुए थे। उसके बाद जब स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ, चाहे फिर वो कोई भी आंदोलन हो, है ना, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन, जितने आंदोलन हैं, प्रत्येक आंदोलन में आप किसान और मजदूर वर्ग का सहयोग देखोगे। ठीक है, आप सोच के देखिए कभी कि ऐसा क्या हुआ, एक व्यक्ति, हम कह देते ना कि गांधी जी का क्या ही योगदान है स्वतंत्रता संघर्ष में, तो आप एक बात सोचिए कि वो एक मतलब एक व्यक्ति नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि एक ऐसे व्यक्तित्व बन चुके थे, और भारत की जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी ब्रिटिश शासन से कि जब उनको ये लगा कि एक व्यक्ति ऐसा आ गया है नेतृत्व करने वाला, ठीक है, और उसके नेतृत्व की क्षमता देखिए, बिना किसी नेटवर्क, बिना किसी डिजिटल नेटवर्क के हजारों की लाखों की भीड़ उनके पीछे चलना शुरू हो जाती थी। किस वजह से? क्योंकि उनके सिद्धांतों पर लोगों का विश्वास था। विद्रोह करके देख चुके थे वो, इंडिविजुअली किसान विद्रोह भी हो चुके थे, 1857 का विद्रोह भी हो चुका था, तो उनको समझ में आ चुका था कि विद्रोहों से ब्रिटिश गवर्नमेंट डरने वाली है नहीं। ठीक है, तो आगे हर चैप्टर में इनका, ये जो आज वाला चैप्टर है इसका रेलेवेंस होगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, और पीवाईक्यू जरूर जरूर देखने हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।